नमस्ते, मैं डॉक्टर मीता सक्सेना आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12 से जूझ। ये कहानी है मराठी रचनाकार डॉक्टर आनंद यादव की। इसमें डॉक्टर आनंद यादव जी ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई को बताया है। तो ये सच्चाई हमारे जीवन में से बहुत जुड़ी हुई है। आजकल हम जिस तरह से आपको शिक्षा देते हैं, शैक्षिक प्रणाली है, उस पर ये गहरी चोट है। यह हमें बताती है कि बच्चों का एक अपना टैलेंट होता है, एक अपनी विशेष बात होती है। हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। कोई भी बच्चा यूजलेस नहीं होता है। कहानी शुरू होती है पाठशाला के चाह के साथ। लेखक पाठशाला जाना चाहता है, लेकिन लेखक के दादा यानी कि उनके पिता कभी जाने नहीं देते। वो कहते हैं पाठशाला जाकर क्या करेगा, अपना समय बर्बाद करना है। समय बर्बाद करने से तो अच्छा है तो खेतों में आकर काम कर। क्योंकि पढ़ाई अगर आप ना की हो तो आपको पता नहीं होता पढ़ाई की कीमत क्या होती है। लेखक के पिता को लगता है जब उसने पूरा दिन खेतों में पानी देना है, मजदूरों वाला काम करना है, तो पढ़कर भी क्या करेगा, बेहतर है कि तू जाकर खेतों में काम कर। थोड़े दिनों बाद दिवाली जब बीत जाती है तो जो गन्ने का रस होता है उसमें से जूस निकालना यानी कि गुड़ बनाने का काम शुरू हो जाता है। गन्ने का रस निकालते हैं, उसे काफी गर्म करते हैं और गुड़ बनाकर बाजार में बेचते हैं। लेखक के पिता ये काम जल्दी शुरू कर देते थे। जब आपको 2 रुपए की जरूरत हो तो आप अगले दिन 5 रुपए मिलेंगे इसका इंतजार नहीं कर सकते। लेखक के पिता को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो चाहते थे जल्दी से गुड़ बनाकर जल्दी से बाजार में बेच दो। लेकिन गांव वाले इंतजार करते हैं, खेतों में काफी देर गन्ने और खड़े रहे ताकि गुड़ काफी अच्छा बने। और बाजार में जब A1 क्वालिटी का गुड़ जाता है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। लेकिन लेखक के पिता की क्या सोच थी, अगर मैं जल्दी बाजार में बेचूंगा तो उस समय बाजार में गुड़ कम होगा, क्योंकि बाकी गांव वाले तो बाद में गुड़ लाएंगे। बाजार में गुड़ कम होगा और मेरा ही गुड़ होगा, इसलिए मैं अच्छी कीमत में बेच पाऊंगा। लेकिन गांव वाले सोचते थे हम इंतजार करेंगे, गुड़ अच्छा होगा तो हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। ये सोच और सोच की बात है। एक दिन धूप में जब उसकी माँ कंडे बना रही होती है, जो गाय का गोबर होता है उससे कंडे बनाते हैं, वो ईंधन का भी काम करते हैं और उसे बेचकर पैसे भी लेते हैं। लेखक कहता है मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे स्कूल भेजो। लेकिन लेखक की माँ कहती है क्या होगा स्कूल भेजकर, मैं तो चाहती हूँ तू स्कूल जा, लेकिन मैं क्या करूँ, तेरे पिता तो मानेंगे नहीं। और वो अपने पति को गालियां भी देती है। यही हमें पता चलता है कि गांव की संस्कृति में जहाँ शिक्षा नहीं होती, औरतें इतनी लाचार होती हैं कि अपने पति से सकी बात भी नहीं कह पाती, अपने बच्चे के फायदे की बात भी नहीं कह पाती। तो उनका आक्रोश उनकी अभद्र भाषा में निकलता ही है। बाद में वो सोचती है काम करते हैं हम दत्ता जी राव सरकार के पास चलते हैं। दत्ता जी राव सरकार गांव के जाने माने इंसान थे और सभी लोग उनसे डरते थे, इसीलिए वो सोचते हैं थोड़ी सिफारिश लगाएंगे, अगर वो उन्हें बोल देगा पिता को तो शायद बच्चा स्कूल जा पाएगा। तो तय होता है अब हम सरकार जी की ही मदद लेंगे। माँ ने कह तो दिया हम चलेंगे, लेकिन माँ के स्वर में उदासी थी, क्योंकि उनको पता था क्या पता मेरा बच्चा स्कूल जा पाएगा नहीं जा पाएगा। लेकिन फिर भी वो रात को दत्ता राव जी देसाई जी के पास गए। माँ ने दीवार के सहारे खड़े रहकर सारी बातें बता दी कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और क्यों ये इसे बाजार में काम कराता है, खेतों में काम कराता है, लेकिन पाठशाला नहीं जाने देता। वो बताती है कि मैं और मेरा बच्चा सारे काम करते हैं, बाजार का, खेतों का। वो कुछ काम नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है, अपनी आजादी से पूरे गांव में घूमता है और अपनी जीवन अय्याशी के संग बिताता है। दत्ता जी ने से मैंने बोला, लेखक ने, देखो जनवरी का महीना है, परीक्षा पास आ रही है, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो थोड़ी दिनों में 2 महीने में मन लगा के पढ़कर पास हो जाऊंगा। सरकार जी बोले ठीक है ठीक है, एक काम करना अभी घर जाओ, कल मेरे को भेजना उसको और मैं उसे समझा दूंगा। और थोड़ी देर बाद छोरे तू भी आ जाना, छोरा मतलब बेटा तू भी आ जाना। माँ और बेटा दोनों खड़े हो गए। वो बोले ठीक है, हम लोग कल यही करेंगे। साथ में सरकार जी ने ये भी कह दिया कि जब मैं तुझसे पूछूंगा तो स्कूल क्यों नहीं जा रहा तो तू डरना नहीं, पूरी बात सच सच बता देना कि क्यों तेरे को पाठशाला नहीं भेजा जाता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर मीता सक्सेना आज आपके लिए लेकर आई हूँ। बच्चा खुशी खुशी माँ के साथ अपने घर आ गया। थोड़ी देर बाद जब उसके दादा आए तो माँ ने बोला मैं सब्जी लेने गई थी देसाई जी सरकार के घर और उन्होंने आपको बुलाया है। पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्यों बुलाया है, वो तो इतने बड़े आदमी हैं। बोला चल ठीक है तू रोटियां सेक, मैं मिलकर आता हूँ।
थोड़ी देर बाद प्लान के मुताबिक बच्चा भी दत्ताराव जी के घर पहुंच गया। बातों बातों में उन्होंने पूछा, तू कौन से क्लास में पढ़ता है? बोला, पढ़ता था, अभी तो नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे खेतों में पानी देना होता है। अब दत्ताराव जी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। किसको? पिताजी को। बोले, बच्चे ज्यादा पैदा हो गए हैं तो उन्हें कुत्तों की तरह व्यवहार करते हो। भगवान ने बच्चा दिया है तो उसे इंसान बनाकर रखो। बच्चे की पढ़ाई छुड़वाने का क्या मतलब बनता है? अब दादा ने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये गंदे काम करने लगा था, सिनेमा देखता था, पैसे चुराता था, कंडे बेचता था, सारे गलत काम करता था, आवारा लोगों के साथ रहता था। इसीलिए मैंने इसे बोला, पाठशाला मत जा, घर में रह, खेतों का काम कर, ताकि मेरी आंखों के सामने रहे और बिगड़े ना। लेकिन बच्चे भी कहाँ कम होते हैं। बच्चों ने भी सच और झूठ की खिचड़ी पकानी सीखी होती है। उस बच्चे ने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं तो कहाँ करता हूँ, मैंने तो अपने मेले में पैसे लगाए थे, उससे मेरे को पैसे मिले। माँ ने कंडे बेचे थे तो उससे मुझे पैसे मिले। इसीलिए मैं बस एक ही बार सिनेमा गया था, कपड़े भी अपने खुद बनवाता हूँ। कुल मिलाकर दत्ताराव जी पूरी तरह से प्रभावित हो गए और उन्होंने फैसला सुना दिया, बच्चा कल से पाठशाला जाएगा और जरूर जाएगा। घर आए, खाना खाने बैठे। बाप तो वैसे ही भरा बैठा था। बच्चों की ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। पहले बोला, देख, जब स्कूल जाना हो उससे पहले खेतों में काम करना पड़ेगा। सुबह उठकर जैसे ही पाठशाला से वापस आएगा, वापस आके काम करना पड़ेगा। और जिस दिन काम ज्यादा होगा, मजदूर नहीं मिलेंगे, उस दिन तुझे मजदूर बनना पड़ेगा और स्कूल में गैर हाजिरी यानी कि स्कूल की छुट्टी लेनी पड़ेगी। जब हमारे मन की बात हो रही हो तो हम सब कुछ सही सही मान लेते हैं। बेटे को भी पता था कि कल तो मैं स्कूल जाऊंगा और स्कूल जाने के बाद कब आऊंगा क्या पता। तो वो बड़े मजे से अपनी मुंडी यानी कि अपना सर हिलाता गया, हाँ हाँ हाँ, जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। अगले दिन से उसका पाठशाला शुरू हो गई। वो स्कूल जाने लगा, लेकिन पूरा दिन गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास आदि का आनंद का ख्याल ना करते हुए वो खेती के काम में चक्की की तरह से 11 से 5 बजे तक पिसता रहा। लेकिन अब उसे थोड़ी सी छुट्टी मिलने लगी। उसे लगा कि जिस तरह से मेरा बाप मेरे को काम कराता था, मास्टर जी की जो डंडी है जिससे मार पड़ती है, वो ज्यादा बेहतर है। दोपहर को कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया वाले पेड़ के नीचे बीतने लगा। 2 महीने तो बहुत आनंद से बीत गए। वो 5वीं में जाके बैठने लगा। नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 5वीं फेल यानी कि 5वीं नापास की टिप्पणी के साथ उसका क्लास में स्वागत हुआ। उसने देखा सिर्फ 2 अकल बच्चे थे, कम अकल बच्चे, और उनके साथ ही उसे बैठना पड़ा। बाकी सारे बच्चे थोड़े थोड़े नए थे। अब उसका मन थोड़ा उदास हो गया। पुरानी किताबें थीं, पुरानी कॉपियां थीं, कक्षा में उसका कोई भी जान पहचान वाला नहीं था। फिर भी बेचारा चुपचाप पड़ा रहा, अपनी पोटली संभाले। बच्चों ने उसे सताना शुरू कर दिया, क्या नाम है इसका, कहाँ से आई हो। धीरे धीरे जब पता चला कि ये 5वीं नापास है तो बोले, अरे वाह क्या बात है। एक बच्चे ने उसका गमछा छीन लिया और उसको लगा अगर मेरा गमछा फट गया तो शाम को मेरी धुनाई होगी। लेकिन उस बच्चे ने गमछा वापस किया, लेकिन मास्टर साहब के टेबल पर रखकर। थोड़ी देर बाद मास्टर साहब आ गए। मास्टर साहब क्लास में आए। इतने में बच्चे ने उठाकर लेखक का गमछा उनकी मेज पर रख दिया था। मास्टर साहब ने पूछा किसका है। फिर पता चला जो बच्चा फेल हो गया ये उसका है और ये लेखक की है। उन्होंने लेखक का गमछा उठा के जमीन पे डाल दिया और बोला, इसे मूर्खों की तरह से क्यों रखा हुआ है। पूरा दिन लेखक परेशान रहा कि कहीं लोग मेरा अंगूठा गमछे से खेले ना, इसे फाड़ ना दे। बेचारा बड़ा परेशान रहा। उसको यही लगता रहा, इससे अच्छा तो मेरा खेत है, अकेले चुपचाप काम करते रहो, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो ये सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। 8 दिन के अंदर उसने एक नाड़ी वाला कच्छा लिया, चड्डी, और उसके बाद उसे पहनकर स्कूल जाने लगा और बाकी के समय गमछा पहनकर खेतों पे काम करने लगा। धीरे धीरे लेखक ने बाकी दोस्तों से बात करना शुरू किया। इसी बीच उनके क्लास टीचर, कक्षा अध्यापक, मंत्री नाम के टीचर आए। वो डंडी यानी कि छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, बस गर्दन पकड़ के घूंसा मारते थे पीठ पर, और बच्चा बेचारा वहीं पर उसकी चटनी बन जाती थी। बच्चे को बहुत दर्द होता था। लेकिन हाँ, वो कभी बिना बात के बच्चे को नहीं मारते थे। जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको शाबाशी मिलने लगी, लेकिन जो बच्चे ना पढ़े उनका पसीना छूटने लगा। एक बच्चा था, बसंत पाटिल, बहुत पतला दुबला सा लेकिन बहुत होशियार था। हमेशा गणित में फर्स्ट आता था, हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था, घर से पूरी तैयारी करके आता था, दूसरों के सवालों को भी चेक कर देता था। उसे क्लास मॉनिटर बना लिया गया। लेकिन ये लड़का उसको हर लड़के के मुकाबले पिछड़ा लगता था। ये 5 साल में भी अपना काम नहीं पूरा कर पाया और ये वो 5वीं में फर्स्ट आता चला गया।
मास्टर साहब को कक्षा की मॉनिटरिंग मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए थी, ऐसा लेखक को लगता था, क्योंकि मैं 5वीं क्लास में दोबारा आया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे लेखक एक तरह से उस बसंत पाटिल की कॉपी करने लगा। जितनी अच्छी तरह से वो काम करता था, उतनी अच्छी तरह से लेखक भी करने लगा। उसका एकाग्रचित्ता बढ़ी और इसके भी सवाल मैथ्स के सही होने लगे। अब एक तरफ बसंत पाटिल बच्चों के क्लास में चेक करता और दूसरी तरफ ये भी चेक करने लगा। तो अब दोनों में दोस्ती होने लगी। दोनों एक दूसरे की सहायता करने लगे और मास्टर उसे आनंदा के नाम से बुलाने लगे। उसे मतलब लेखक को। इतने में मराठी शिक्षक आए, सौदेल गेकर। वो पढ़ते समय पूरी तरह से डूब जाते थे, कविताओं को बहुत अच्छी तरह से सुनाते थे, हर कविता का अभिनव करते थे। अनुभूति के साथ अभिनय करो तो एक अलग ही दृष्टि बन जाता है। काफी सारी कविताएं उन्हें जबानी याद थी। जब टीचर अच्छे से पढ़ाए तो बच्चों का भी मन लगने लगता है। धीरे धीरे सभी उस टीचर को भी पसंद करने लगे और कविताओं को भी। ये भी सारी कविताओं को जुबानी याद करता, खेतों में पानी देते समय, भैंसों को चराते समय कविताओं को जोर जोर से बोलता, उसी तरह से जैसे कि उनके टीचर पढ़ाते थे। धीरे धीरे उसने एक कविता की लय को दूसरी कविता के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। इसमें उसे और मजा आने लगा। उसे पता चला मास्टर जी की जो चाल है, मास्टर जी का जो लय ताल है, उस पर हम दूसरी कविताएं भी बोल सकते हैं। मास्टर जी थोड़ी थोड़ी कविताएं लिखते थे। धीरे धीरे इसने भी कविताएं लिखना सीख लिया। इसको पता चला मन के भावों को किस तरह से शब्दों में पिरोकर आसान शब्दों में बोला जा सकता है और मजा भी लिया जा सकता है। उसे पहली बार लगा कि कभी कोई मंगल ग्रह का प्राणी नहीं होता, उसमें भी हड्डी मांस हमारी तरह से ही होता है, बट वो अपनी सोच को थोड़ी अलग रखता है। अब लेखक का जीवन ही बदल गया। वो कविताएं करने लगा, कविताएं बनाने लगा, कविताएं सुनाने लगा और प्रैक्टिस के लिए भी बहुत जोर जोर से कविताओं को गाने लगा। अब उसे अकेलापन नहीं अखरता था, चाहे वो खेतों में काम करना हो या भैंसे चराना हो या घर का कोई और काम हो। अब वो काम में मन लगा के काम करने लगा। इससे पता चलता है कि अगर टीचर अध्यापक बच्चों को प्रेरित करे, अगर अध्यापक अपने विषय को प्यार करता है तो बच्चों को भी विषय से प्यार होगा। बच्चों की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे काम से जी नहीं चुराते, बस उन्हें काम में मजा आना चाहिए। वही काम खेतों में पानी डालना, भैंसे चराना, जो उसे बिल्कुल नरक के समान लगता था, अब वो वही काम बहुत मन लगा के करने लगा। पढ़ाई का काम जो उसे अच्छा नहीं लगता था, अब वो उसमें अव्वल भी आने लगा और बाकी बच्चों के लिए भी प्रेरणा बनने लगा। इससे पता चलता है बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ी सी प्रेरणा की जरूरत है। उसके बाकी के काम तो बच्चे खुद कर लेंगे। धन्यवाद। मास्टर साहब क्लास में आए।